तो जी आप इंटरप्राइज मैनेजर ओपन करें और Agent connection to instance failed, so the password has expired. So क्या issue? एजेंट है DB SNMP, उसका पासवर्ड चेंज करें। आप SQL प्लस पे जाएं, वो SNMP का चेंज कर ऑल्टर यूजर DB SNMP आइडेंटिफाइड में ओवरफिल कर दें। DB SNMP की जब मतलब ये हाँ, यूजर का नाम DB SNMP, यूजर का देख लो। हाँ DB SNMP। सर हम अभी ये पॉसिबल है कि आप हमारी क्लास तो डिलीवरी घंटा होने ये बता चलिए नेक्स्ट क्लास से ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट जितनी थ्योरी हमको कर लें, फिर कभी मौका लगे तो यूज करा। ठीक है, एक दिन सर हमने अगर कहीं में आपको मिल गया, ठीक है, वो हम किसी प्रैक्टिकल में 2-3 घंटे। ठीक है। अच्छा जी, आप इंटरप्राइज मैनेजर पे परफॉर्मेंस के पेज पे आए। अगर आपने ट्यूनिंग सेट्स क्रिएट करने ना, तो परफॉर्मेंस के पेज पे नीचे आप आइएगा, एडिशनल मॉनिटरिंग लिंक्स होगा, उसमें होगा जी SQL ट्यूनिंग सेट्स। अभी हम तो सेट बनाएंगे नहीं, लेकिन मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं ट्यूनिंग सेट। इंपोर्ट भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन से एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करें। ट्यूनिंग सेट का कोई नाम दे दें, कोई डिस्क्रिप्शन दे दें, ओनर दे दें उसका। लेट्स से मैं करता हूँ टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अब वो क्या करेगी, आपने इसको ड्यूरेशन दे दीजिए कि हर 24 घंटे ये चले, और 24 घंटे में हर 5 मिनट के बाद ये कैप्चर करे स्टेटमेंट्स। तो क्या करेगा, स्टेटमेंट्स को कैप्चर करना शुरू करेगा। ये 24 घंटे एक दिन के लिए चलेगा बस? हाँ, एक दिन के लिए चलेगा, और उनमें से हर 5 मिनट बाद चल के एक स्टेटमेंट बना देगा। तो उसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। आप ये भी कर सकते हैं, लोड SQL स्टेटमेंट्स 1 एट अ टाइम ओनली, ठीक है। एक कर्सर कैशियर में से, या AWR के स्नैपशॉट में से, या AWR के बेसलाइन में से, या यूजर डिफाइंड वर्कलोड में से। ये बात वो जो रिप्लेस हम करते हैं। हाँ जी, ठीक है। यूजर डिफाइंड वर्कलोड में से आप जाके कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ी देर में ना हम जब वो करेंगे SQL एक्सेस एडवाइजर, तो उसमें हम एक ट्यूनिंग सेट क्रिएट करेंगे, और फिर उसमें हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स रन करेंगे, वो कैप्चर करेंगे। तो फिर आप देखिएगा हम उनकी फिर एक ट्यूनिंग, हम एक टेस्ट रन करके देखेंगे वो किस तरीके से होता है। ये सर जो अभी आप प्रैक्टिस बता रहे हैं, प्रैक्टिकल कितनी इम्प्लीमेंट होती है? डिपेंड करता है एक्चुअली आप कितने कंफर्टेबल हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो होना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम है ऐसी। अगर SQL ट्यूनिंग एडवाइजर चला के देखते हैं, वो भी वहां से भी आप सेट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इंटरप्राइज मैनेजर में आए किसी भी पेज पे, वो सबसे बॉटम में चले जाएं, आप अवेलेबल सर्वर के टैब पे आ जाएं, उसमें आ जाए जी एडवाइजर सेंट्रल का होगा जी एक टैब, ये रिलेटेड लिंक्स में एडवाइजर सेंट्रल। इसमें आपके पास ये मेमोरी एडवाइजर है, सॉरी मेमोरी नहीं, SQL एडवाइजर है। और इसमें ये है जी आपके पास SQL एक्सेस एडवाइजर, SQL ट्यूनिंग एडवाइजर, ऑटोमेटिक SQL ट्यूनिंग रिजल्ट्स, ऑटोमेटिक SQL ट्यूनिंग रिजल्ट जो आपको डेली वो रिपोर्ट निकाल के देता है, ठीक है। हम बिल्कुल यहाँ से देख सकते हैं। अभी हम SQL ट्यूनिंग एडवाइजर पे क्लिक करते हैं। SQL ट्यूनिंग एडवाइजर को आप जॉब का नाम दे दें, लेट्स से SQL ट्यूनिंग टेस्ट। अच्छा, इसमें आपको ये बता रहा है कि वो कहाँ से, हाँ ट्यूनिंग सेट्स पहले से बना बनाया ट्यूनिंग सेट ले ले, या टॉप एक्टिविटी ले, या हिस्टोरिकल SQL ले, या फिर आप ट्यूनिंग सेट रन टाइम पे बना सकते हैं। हम टॉप एक्टिविटीज को ले लेते हैं,
रिजल्ट लगा लो। ऑर्डिनल प्रोडक्ट फिर होता है तो ऐसे ही ठीक है, ये एक सिलेक्टिव स्टेटमेंट है। सही है, रिजल्ट लिखा नहीं दिखा रहा है। ये अभी वो दिखा रहा है। ये हमारी लॉग में होती है हाँ। कितने लागू हो रहे हैं किसकी वापस करो। जो आपने उसको सेलेक्ट करनी है ना, आप सेलेक्ट कर लेट से हमने 3 सेलेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट किए और गो करते हैं। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ट्यूनिंग सेट इसका बना देगा। खुद ही ठीक है, बना दिया। हाँ जी। ना स्टार्ट जो भी करें चाहे WR से करें वो बिल्कुल, ट्यूनिंग सेट बनाएगा। हाँ एक्चुअली वो ट्यूनिंग सेट बना देगा। ये बहुत अच्छा टूल है, ये बहुत अच्छा टूल है, इसको यूज़ करना चाहिए। मतलब कि प्रोडक्शन डेटाबेस में ना बहुत सारे इश्यूज इसकी वजह से, आपके बहुत सारे इश्यूज इसकी वजह से बहुत ईजीली फिक्स हो जाते हैं। आगे हम देखेंगे अभी ज़रा एसक्यूएल परफॉर्मेंस एनालाइजर, वो इससे भी अच्छा टूल है। ये जी उसने एक स्टैटिस्टिक्स आपको बताई नहीं, उन्होंने कहा जी एसक्यूएल प्रोफाइल यूज़ करें और उसके बाद उन्हें स्टैटिस्टिक्स का स्टैटिस्टिक्स अपडेट करें। ठीक है, तो ठीक है, और रिस्ट्रक्चर किया उसको अभी। उन्हें देखें बिफोर आपका ये था बेनिफिट्स क्या हैं कि ये कितना टाइम ले रहा था जी 15 सेकंड्स, और ये कितने टाइम पे चला जाएगा। हाँ जी, 5 सेकंड में अपने हाँ बेसिकली वन थर्ड इसका खत्म हो जाएगा। अब सेकंड 5 2/3 बन गया। नहीं 1/3 खत्म हो जाएगा 15 सेकंड पे आ हाँ 1/3 के बाद बहुत बहुत बड़ी बात। ठीक है। अब ये जो आपको एसक्यूएल प्रोफाइल्स पे जाते हैं और यहाँ पे आप इसको इम्प्लीमेंट ऑल एसक्यूएल, आप ये क्या क्या उसने कहा कि प्रोफाइल इसके बना लें, उसका आपका 35% आपको बेनिफिट होगा। और 33% ये जैसे रिजवाली भी 2% हो जाएगी। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करते हैं। सर प्रोफाइल बनाने के तो यही सेव करेंगे AWR में, यही से ऑप्शन। हाँ ये ऐसे ऑप्शन है। ठीक है, व्यू रिकमेंडेशन करते हैं। ऑप्टिमाइज स्टैटिस्टिक्स फॉर टेबल केस एंड इट्स इंडेक्सेस आर स्टिल। आप ये करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। सो दीज आर द ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टूल्स हैं और आपको ये रेगुलरली यूज करने चाहिए। आपके बहुत सारे डेटाबेस की परफॉर्मेंस के इश्यूज यहीं पे फिक्स हो जाएंगे। बहुत सारे तो आपको वैसे भी अगर आप उनके प्रॉपर देख लें, लेआउट देख लें, मेमोरी मैनेजमेंट को देख लें, तो बहुत सारे इश्यूज तो वैसे ही वहाँ पे फिक्स हो जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स प्रॉपर जनरेट करें, बहुत सारे इश्यूज तो वैसे ही फिक्स हो जाते हैं। तो मैं आजकल असाइनमेंट पे काम कर रहा हूँ रिकंसिलिएशन, उसमें सारी हिस्ट्री के टेबल व्यू है कि उसके अंदर पता नहीं जो आज तक हमारी जितनी भी एरर टर्म्स सब आ रही है तकरीबन 150 ब्रांचेस। तो वो इतना मतलब एक कोई वो 11,000 था वैसे निकल सारे का, वो बड़ा उसने खराब किया हुआ। मैंने पहले दिन क्या किया कि उसके ना इंडेक्सेस रीबिल्ड किए कंप्यूटर स्टैटिस्टिक्स करके। अभी मैंने टेबल के नहीं किए स्टैटिस्टिक्स, इंडेक्सेस मैंने किए और मुझे मैक्सिमम 5 to 8 सेकंड में रिप्लाई आया। वो इतना बड़े टेबल है कि जिसके ऊपर मैं पागल हो गया। मैंने सिर्फ रीबिल्ड किए, स्क्रिप्ट बना दिए, रीबिल्ड किए। अच्छा कुछ ऐसे कॉलम्स है जिनके ऊपर हमें का वो जो वेयर लगाना था तो उसको इंडेक्सेस नहीं थे, उन पर मैंने लगा दिए। वो हमारे टेम्परेचर सर्वर है उनके ऊपर मैंने इंडेक्सेस लगा दिए। और वो ऐसा काम हमारा इतना जबरदस्त तरीके से चल रहा है, यकीन नहीं आता। मतलब आपको जब आप इस तरह का काम करते हैं तो आपको पता चलता है वाकई इसका बेनिफिट कितना ज्यादा है। मैंने प्रैक्टिकली देखा है बहुत बड़ा फर्क है। हाँ यस, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और आपको देखिए एक चीज खुद से करना
और फिर उसके बेनिफिट्स देखना, और वो जो कॉन्फिडेंस आप में आता है ना, वो कभी भी डेफिनेटली वो किताबें पढ़ने से आपको कभी भी नहीं आ सकता। मैं ऐसे जो मर्जी बता दूं आपको कि ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, इतना बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करें, आप खुद उसको देखें नहीं, आप ऑब्जर्व नहीं करें, आपको वो चीज़ें फेस ना हुई हो, आपको डेफिनेटली कभी भी इसका आइडिया नहीं होगा। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जो चीज़ें हैं इनको इम्प्लीमेंट भी करके देखें। इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको इसके एडवांटेजेस पता लगेंगे। नमाज पढ़ेंगे। इंडेक्स से फुल टेबल स्कैन कैसे पास हो सकता है? तो बता सकते हैं कि इंडेक्स से फुल टेबल स्कैन कैसे पास हो सकता है? हो भी सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। हो सकता है। अच्छा देखते हैं, टेबल छोटा हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सर ये डिपेंड करता है कि हम कितना डाटा उसके अंदर फिल डालें। यस। अच्छा, आपको एक जस्ट ये पता होना चाहिए कि डाटा आता कैसे है। जब इंडेक्स के थ्रू डाटा रीड होता है तो कैसे आता है डाटा? क्या होता है कि ओरेकल मैक्सिमम एक आयो में एक ब्लॉक रीड करता है। ठीक है, एक आयो में एक ब्लॉक। अच्छा, अगर एक टेबल में 1000 ब्लॉक्स हैं तो कितनी आयोज होंगी? 1000। एक टेबल में 5000 ब्लॉक्स हैं और उसमें से आपका जो डाटा आना है वो 5 ब्लॉक्स के अंदर है, तो कितनी आयोज होंगी? 500। ठीक है, 500। हाँ, कहाँ से? अच्छा, जब फुल टेबल स्कैन होता है तो एक आयो में चंक ऑफ ब्लॉक्स रीड होते हैं। एक ब्लॉक नहीं, चंक ऑफ ब्लॉक्स। कितने? वो जो कितने हैं वो आप कन्फिगर कर सकते हैं। नंबर ऑफ ब्लॉक्स कॉन्फ़िगर की जाती है। हाँ, टीबी फाइल मल्टी ब्लॉक रीड काउंट 128 सेट जितना भी है, मतलब वो बैंडविड्थ के साथ 8 की कहते हैं 128 मल्टीप्लाई 8 इतना डाटा आप वो देखेंगे बैंडविड्थ कितनी है आजकल बहुत ज्यादा, मतलब आप ये मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा 300-320 सेट हो गए, 400-420 सेट हो गए। तो डिपेंड करता है कितनी बैंडविड्थ है आपकी आगे, कितनी फास्ट। अब देखें, अच्छा लेट्स से थ्रो कर लेते हैं 100 ब्लॉक्स एक आयो में रीड होते हैं। अच्छा, टेबल में टोटल 5000 ब्लॉक्स हैं, आपकी क्यूरी को 500 ब्लॉक्स चाहिए। फुल टेबल स्कैन के थ्रू कितनी आयोज होंगी? 5 फुल टेबल स्कैन पे 5 फुल टेबल स्कैन। एक आयो में 100 ब्लॉक्स रीड करेगा, 5 आयो में डाटा आ जाएगा आपका। और अगर वही अगर आप इंडेक्स के थ्रू डाटा लेके आए तो फिर कौन सा फास्ट होगा? लेकिन सर इसमें उसको सर्च करना पड़ेगा ना कि मेरा डाटा कहाँ पड़ा हुआ है। क्यों सर्च करना? जब इतना ब्लॉक में आ जाना फिर नाम ही बड़ा हो गया। देखिए फुल टेबल स्कैन देखें वो करना तो पड़ेगा उसको। ठीक है, अब लेट्स से अब वो फुल 5000 भी अगर लेट्स से वो करे और 100 वो आपके आईओएस की बात कर रहे हैं, सर्चिंग तो बाद में होगी। हाँ, दूसरी ये कि सर अगर आप ऐसी क्वेरी है जो पूरे टेबल जिसमें ऑलमोस्ट 70-80% डाटा आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें जो इंडेक्स लगाने की मतलब इंडेक्सिंग फिर वो फायदा ही नहीं देता। तो आपका अब ये दिस इज द पॉइंट कि आपका इंडेक्सेस समटाइम्स इज रूइनिंग। इंडेक्स के थ्रू अगर आपका डाटा उस वक्त जल्दी आएगा जब आपके एक टेबल में से एक बड़ा टेबल है उसमें से कोई लेस देन 20% आप डाटा फेच कर रहे हैं। अगर मोर देन 20% है तो फुल टेबल स्कैन ज्यादा फास्ट होगा। 20%। हाँ, तो उससे अगर उससे ज्यादा डाटा है, अगर पूरा टेबल स्कैन कर रहे हैं आप और वो इंडेक्स के थ्रू चले जाएंगे तो फिर तो काम खराब होगा। मतलब वेयर हाउस की जो रिपोर्टिंग होती है उसमें फिर उसमें फुल टेबल स्कैन करेंगे, नॉर्मली फुल टेबल स्कैन इलेक्ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं। नहीं। देखिए वो बनाने जरूर चाहिए, सिलेक्टेड रिपोर्ट्स ऐसी होती है कि आपकी डिपेंड करता है ना। एक्चुअली तो वेयर हाउस पे जरूरी तो नहीं है कि पूरे हर दफा आपका एनालिसिस पूरे डाटा के ऊपर ही हो, जरूरी तो नहीं होता। अगर नेट से आपके पास 1 साल का डाटा पड़ा, आप 3 महीने के डाटा पे एनालिसिस करना चाहते हैं तो फिर उस वक्त तो आपको वैसे ही 9 महीने का डाटा तो आप वैसे ही स्कैन कर रहे हैं उस केस में, तो उस केस में आपको इंडेक्स करके आना चाहिए। सो यू नेवर नो किस तरह की क्यूरी है, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और किस तरीके से डाटा आना चाहिए, ये आपको टेस्ट करके पता चलेगा। ठीक है जी, एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर का आपको पता चल गया जी। डुप्लीकेट एसक्यूएल की डिटेक्ट करता है, फाइंड वेरिएबल्स की इन्फॉर्मेशन भी देता है। और कोई एसक्यूएल से बार बार चली है उसमें डिफरेंट आपने आईडी दी है तो वो कैंडिडेट उसका कि हम इसकी एडवाइस यहाँ से ले लें लेकिन यहाँ पे अप्लाई ना करें। हाँ, अप्लाई ना करें। लेकिन उसकी एडवाइस यहीं पे आया ना, एडवाइस आपको दे देगा, इम्प्लीमेंट करें ना करें दिस इज अप टू यू। लेकिन उसको लेके रखें, अभी रख करें, बाद में किसी वक्त करना। देखें डिपेंड करता है ना, हो सकता है हाँ वो ये वाला इशू उस वक्त ये सिनेरियो हो भी ना कि ना हो उस वक्त, वो साथ होता है डिफरेंस है वो। तो वो जिस वक्त आप वो एडवाइस दे रहे हैं और आप इस तरीके से कर लेना। वैसे नॉर्मली मैं ऐसे नहीं करता कि एक दफा उसने एडवाइस दी और मैंने इम्प्लीमेंट कर दी, 2-3-4 दफा अगर वही सेम एडवाइस बार बार आ जाए तो इट मीन्स के हम आप इसको करने की नहीं कर रहा तो वैसे निकल गया तो कुछ तो बोलना इसको।
मरम्मत नहीं कर सारी बात हो जाए ये टूल खुद कुछ नहीं करेंगे, आपको मतलब आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इससे मैंने क्या करना है, क्या करवाना है। वो एडवाइस करते हैं। यस यस, ओके जी। देन है कि नेक्स्ट हमारे पास जो एडवाइजर है वो एसक्यूएल एक्सेस एडवाइजर है। एक्सेस पाथ आपको बताता है, ये क्या बताएगा जी, इंडेक्सेस के बारे में बताएगा, मेटेरियलाइज्ड व्यूज के बारे में बताएगा, मेटेरियलाइज्ड व्यूज लॉग्स के बारे में बताएगा, और पार्टीशनिंग के बारे में कि आपको पार्टीशनिंग की तरफ जाना चाहिए, आपको मेटेरियलाइज्ड व्यूज की तरफ जाना चाहिए, आपको मेटेरियलाइज्ड व्यूज लॉग्स की तरफ जाना चाहिए, आपको आईओटी या इंडेक्सेस पर लगाना चाहिए टेबल्स के ऊपर। दो तरह के मेटेरियलाइज्ड व्यूज होते हैं, रिफ्रेश टाइप्स उनकी दो होती हैं, एक होती है कंप्लीट रिफ्रेश और होते हैं फास्ट रिफ्रेश। तो जो फास्ट रिफ्रेश होते हैं उनके लिए लॉग्स चाहिए होते हैं, जो कंप्लीट रिफ्रेश होते हैं उनके लिए लॉग्स नहीं चाहिए। डिपेंड करता है वो इतना बड़ा टेबल बहुत बड़ा। नहीं, लेट से टेबल भी बहुत बड़ा है और आपका अब आप हर दफा यही चाहते हैं कि यार मेरे पास पूरा डेटा ही है हर दफा। चेंज डाटा कैप्चर, आप देखें चेंज डाटा कैप्चर के लिए भी तो ओवर हेड है ना उसका। तो जब चेंज डाटा कैप्चर करेगा कि यार ये रोल चेंज हो रही है तो वो उसको लॉग्स उसको मेंटेन करेगा, तो ओवर हेड है। वो ओवर हेड नहीं, आप चाहते हैं यार चलिए क्यों नहीं दोबारा चल जाए, वो डाटा दोबारा आ जाए रात को मेटेरियलाइज्ड व्यूज लॉग्स आपके टेबल के अंदर प्राइमरी की लाजमी होनी चाहिए, या फिर वो आपको उसकी तरफ जाना पड़ता है जी। नहीं, एक तो प्राइमरी कीज बेस्ड मेटेरियलाइज्ड फास्ट रिफ्रेश हो सकता है, और एक होता है रो आईडी, ठीक है। और फिर है जी पार्टीशनिंग क्या होती है? पार्टीशनिंग क्या है? डिवाइड एंड कंकर। मेरे पास एक नॉर्मल टेबल्स को हीप टेबल भी कहते हैं, ठीक है। क्या होता है नॉर्मल टेबल में, क्या आपका सारा डेटा एक टेबल में डंप कर दिया जाता है। अच्छा, लेट से मेरे पास टेबल है, उसमें 1 साल का डेटा पड़ा हुआ और उसमें से कुछ मैंने रिपोर्ट्स निकालनी है, या डेटा मॉडिफाई करना है, या अपडेट करना है, या कोई ट्रांजेक्शन चलानी है, वो एक पर्टिकुलर मंथ के डेटा के ऊपर करनी है। तो ओरेकल क्या करेगा, वो पूरा टेबल स्कैन करेगा, ठीक है। डेटा वो सारा ही देखेगा, 12 महीने के डाटा में से 1 महीने का डाटा निकालेगा, वो फिर उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। लेकिन वो 1 महीने का डाटा जो बनता है वो अच्छा खासा डाटा बनता है और फुल टेबल स्कैन की तरफ उसको जाना पड़ता है, अज्यूम करते हैं। तो उस केस में क्या इशू होगा? उस केस में इशू ये होगा कि वो बिला वजह 11 महीने का डाटा भी उसको फैच करना पड़ा, और वो मुझे चाहिए सिर्फ 1 महीने का डाटा था, लेकिन उसको 11 महीने का डाटा एक्स्ट्रा फैच करना पड़ा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला फीचर, ये पहले सिर्फ और सिर्फ था डाटा वेयर हाउस के लिए, अब ये ORT के इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ऐसे टेबल जो बड़े टेबल्स हों साइज में, नंबर ऑफ रोज के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, या टेबल के साइज के हिसाब से भी देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली जीपीज में ऐसे टेबल जो जीपीज में चले जाए, दोज टेबल्स आर कैंडिडेट फॉर पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग में क्या होता है, टेबल एक ही होता है आपके पास, लेकिन उसके आगे इंटरनली जो स्टोरेज होती है वो पार्टीशंस में डिवाइड होता है। पार्टीशनिंग की टाइप्स है, रेंज पार्टीशन है, लिस्ट पार्टीशन है, हैश पार्टीशन है, कंपोजिट पार्टीशन है। लेट्स से लिस्ट पार्टीशन में आप बताते हैं, या आप रेंज पार्टीशन में बताते हैं, ठीक है। जनवरी 1 से लेकर 30 जनवरी तक का डाटा एक पार्टीशन में जाके सेव हो जाए, फरवरी का डाटा एक पार्टीशन में सेव हो जाए, मार्च का डाटा एक पार्टीशन में सेव हो जाए। आप मंथ वाइज पार्टीशन बना सकते हैं, आप आवर वाइज पार्टीशन बना सकते हैं, आप मिनट वाइज पार्टीशन बना सकते हैं, आप क्वार्टर वाइज पार्टीशन बना सकते हैं, आप ईयर वाइज पार्टीशन बना सकते हैं, ठीक है। पार्टीशन अब क्या होगा, वो इंटरनली स्टोर डिफरेंट कोई भी क्राइटेरिया आप दे सकते हैं रेंज पार्टीशन में, ठीक है। अब जिस पार्टीशन अब वो आपकी मर्जी है, अब हर पार्टीशन आप डिफरेंट टेबल स्पेस में स्टोर करते हैं, हर टेबल स्पेस डिफरेंट डिस्क उसकी डाटा फाइल स्प्रेड करते हैं, लोड बैलेंस हो जाएगा। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, अब आपकी क्यूरी जब चलेगी ना, उसको सिर्फ चाहिए कि जनवरी और फरवरी का डाटा चाहिए, तो बाकी 10 पार्टीशन तो वो देखेगा ही नहीं ना, वो उन 2 पार्टीशन के हिसाब से एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा। अब डाटा रखते हुए पार्टीशन रखा करेगा। यस, और दूसरा आप हर पार्टीशन पे अलग से इंडेक्स लगा सकते हैं, लोकल पार्टीशन इंडेक्स, ग्लोबल इंडेक्सेस भी लगा सकते हैं और लोकल इंडेक्सेस भी लगा सकते हैं। लोकल इंडेक्स लगाएंगे क्या होगा, हर पार्टीशन के ऊपर आपने इंडेक्स लगा दिया अलग अलग। अब क्या होगा, अब जब एग्जीक्यूशन प्लान बनेगा तो उस पार्टीशन के डाटा के हिसाब से बनेगा, ना कि पूरे ओवरऑल टेबल के हिसाब से। तो आपका काम जो है बहुत डेफिनेटली उससे बहुत ज्यादा आप यूज किया कर रहे हैं बहुत ज्यादा। कितना डिफरेंस है आम टेबल और पार्टीशन टेबल में? देखिए इसके इम्पैक्ट तो बड़े टेबल में पता लगता है। हाँ, इसका डिफरेंस है कि कोई 300% परफॉर्मेंस के अराउंड।
तो ये तो एक एडवांटेजेस है उस रिसाइकल पूल का। अगर बहुत बड़ा टेबल है तो जब मेमोरी भी लेके आते हैं उसमें सिर्फ वही पार्टीशन लेके आए तो ये इस तरह इंडेक्स होता है, इंडेक्स की फॉर्म कह सकते हैं इसको कि इंडेक्स होता है वो स्पेसिफिकली एक खास टाइप की डाटा फेच करता हाँ है। जी। तो ये ऑलरेडी खास टाइप का डाटा कट होता है, ये उसी को उठा रहा है। यस, उसके ऊपर भी फिर आप फर्दर इंडेक्स लगा फर्दर उसके ऊपर कर देते हैं। फर्दर उसके ऊपर आप इंडेक्स लगा दें। लेकिन वो एक किस्म का डबल किस्म के यस यस यस, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीजें ये ये सर मुझे बताया कि कितनी पार्टीशन इसके ऊपर की जाती है। असल में मैं कहता हूँ कि मैं 1 से लेकर 31 दिन है तो मैं हर डे का अलग वो पार्टीशन, हर महीने की मुझे पता है पहली तारीख का डाटा है, हर महीने की इसके ऊपर है, जितने मर्जी में बनाऊँ। ठीक है। अब तो 11G में तो बहुत सारी और टाइप्स आ गई हैं, कंपोजिट पार्टीशन में आगे बहुत सारी टाइप्स आ गई हैं, ठीक है। तो फिर आप एक्चुअली आप पार्टीशन करते हैं किसी कॉलम की बेस पे, जैसे डेट कॉलम है तो डेट कॉलम के बेस पे उसमें जनवरी का डाटा है तो इस पार्टीशन में जाएगा, फरवरी का डाटा इस पार्टीशन में जाएगा। लॉजिकली पार्टीशन होता है, फिजिकल तो नहीं फिजिकल दिस इज द फिजिकल। सर फिर आप उसमें ज्वाइन किस तरह करते हैं मतलब? नहीं वो आपका डाटा पड़ा हुआ है, टेबल एक ही है, आपको एक नॉर्मल यूजर को एक टेबल ही नजर आएगा, लेकिन बैकएंड में उसकी स्टोरेज होगी वो पार्टीशंस में होगा, वो डाटा सारा एक ही टेबल का हो। जब वो आप पूरे टेबल में से डाटा सेलेक्ट करेंगे ना सारी पार्टीशन में डाटा ला के आपको दिखा देंगे। उसको अपने ब्लॉक हाँ, को पता होता है ना। वो ये नहीं है कि वो डाटा रो को डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं रखता, ये नहीं कहता आधी रो इधर आगे आधी, वो एक रो एक पूरी एक पार्टीशन में जाती है। लेकिन जनवरी का डाटा आएगा तो जनवरी के टेबल में चला जाएगा। आप यही समझ लें कि आपके पास आप जो डाटा है वो एक टेबल में नहीं है, अब हर महीने का अलग टेबल है, जनवरी का अलग टेबल है, फरवरी का अलग टेबल है, मार्च का अलग टेबल है। हाँ बस ठीक है, आप ये समझ लें कि पार्टीशन क्या है कि हर महीने का अलग टेबल है आपके पास। सर एक यहाँ पे क्वेश्चन है, हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक साइज की टेबल स्पेस हो सकती है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने लास्ट टाइम मिस किया था हमने। अब देखिए आपके पास जो है ना ओरेकल 9 है ऑनवर्ड, ओरेकल ने आपको ये फैसिलिटी दी है कि आप मल्टीपल ब्लॉक साइज की टेबल स्पेसेस रख सकते हैं, क्योंकि आपकी जो डेटा बेसिस आजकल है ना वो हाइब्रिड टाइप की है, यानी कि वो OLTP के तौर पे भी यूज होती हैं, उनमें बड़े बड़े टेबल्स भी होती हैं जिनमें एनालिसिस होता है, आपकी रिपोर्ट्स चलती हैं, ठीक है। तो बड़े टेबल्स वैसे भी कैंडिडेट हो जाते हैं कि उनका ब्लॉक साइज बड़ा रखा जाए, ठीक है। तो आपको उनको कहते हैं NK ब्लॉक साइज टेबल स्पेसिस। मैं कहता हूँ शो पैरामीटर शो पैरामीटर कैसे करेंगे, यहां भी देखें और आपको ये पैरामीटर्स दिए हुए हैं। DB कैशे साइज का पैरामीटर दिया हुआ है, ये क्या करता है, कौन सी कैशे या फिर डेटाबेस बफर कैशे जिसको डिफॉल्ट कैशे भी कहते हैं। इसका ब्लॉक साइज क्या होता है, जो डेटाबेस का ब्लॉक साइज जो डिफॉल्ट यूजुअली 8 है तो 8 होगा, 16 है तो 16 होगा, 2 है तो 2 होगा, ठीक है। तो इसको आप ये कहेंगे इसका ब्लॉक साइज वही होता है जो डेटाबेस का ब्लॉक साइज का डिफॉल्ट ब्लॉक साइज होता है, ठीक है। यूजुअली 8 किलोबाइट होता है। लेट्स से मेरी इस डेटाबेस में ब्लॉक साइज 8 किलोबाइट है, तो डेटाबेस बफर कैशे DB कैशे साइज की पैरामीटर से जो कैशे बनेगी उसका ब्लॉक साइज भी 8 किलोबाइट होगा। अब मैं चाहता हूं मेरी टेबल स्पेस 16K ब्लॉक साइज की बने, उसके लिए उसके पास पहले आपके पास 16K साइज की कैशे भी होनी चाहिए। क्या होगा, क्यों होनी चाहिए, ओरेकल क्या करता है डिस्क में से एक ब्लॉक उठाता है और मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक के अंदर स्विच कर देता है। तो आपकी जो डेटाबेस बफर कैशे वो ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और उसका ब्लॉक साइज वही होता है जो आपके टेबल स्पेस का ब्लॉक साइज होता है। नॉर्मली आपके अक्रॉस द डेटाबेस आपके ब्लॉक साइज सेम होता है। अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंट टेबल स्पेसेस क्रिएट नहीं करते तो आपने क्या करना चाहिए, आप कोई भी एक टेबल स्पेस क्रिएट करेंगे उसमें ब्लॉक साइज नहीं बताएंगे तो इट विल बी क्रिएटेड विद द डिफॉल्ट ब्लॉक साइज। ओके, नाउ यू वांट कि आपका जो डेटाबेस जो टेबल स्पेस क्रिएट हो उसका ब्लॉक साइज 16K हो। तो आप क्या करेंगे जी, क्रिएट टेबल स्पेस MyDBS2 ब्लॉक साइज। आप डाटा फाइल का कीवर्ड दे सकते हैं, क्योंकि मेरी OMF इनेबल्ड है तो मैं डाटा फाइल का कीवर्ड नहीं दे रहा। ब्लॉक साइज 16K, एरर दे दिया उसने, एरर इसलिए दिया उसने कहा जी 16K ब्लॉक साइज डज नॉट मैच कॉन्फ़िगर्ड ब्लॉक साइज। उन्होंने कहा इस ब्लॉक साइज की कैशे नहीं है आपके पास, आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल्टर सिस्टम सेट DB _ 16K _ कैशे _ साइज इक्वल्स टू, मैं 10 MB की बना लेता हूँ, पता नहीं 3 MB की है। नॉर्मली ये कैशे उतनी होनी चाहिए, उस हिसाब से आप कॉन्फ़िगर करेंगे
टेबल्स देखेंगे, उनका हिसाब देखेंगे। सर अब ये हाँ ये देखिए ना, अब ये मैं पूछ रहा था कि ये तो बफर कैश तो एसजीए से लेगा, एसजीए से एसजीए से लेगा, यस। तो पहले कहीं से रिलीज करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, या तो उसको इंक्रीज करें उसका साइज, हाँ, या किसी और को रिलीज करें। मैं इसको क्या करता हूँ, डीबी कैशे साइज मेरे पास 370, मैं इसको 350 कर लेता हूँ। अच्छा, ये जितनी बड़ी केक की हमारी होगी उतना ज्यादा उसको देना पड़ेगा। यस, क्योंकि अब फर्स्ट में 5 ब्लॉक ही हैं, तो वो 8 के वाले 40 के का लाएगा, ये अच्छा ये उससे बदलेंगे, 4 टाइम ज्यादा लाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर आप टेबल स्पेस क्रिएट करेंगे, तब वो टेबल स्पेस सर आप मल्टीपल ब्लॉक की करते हैं? नॉर्मल होता है। ये तो एक नॉर्मल रूटीन है। क्योंकि ये तो बड़े टेबल जो लार्ज जो साइज में बहुत बड़े टेबल हो जाए ना, तो उनको आप बड़े ब्लॉक साइज वाले टेबल स्पेस में रखते हैं। असल सर ये चीज आपको इसलिए पूछते कि हमें पता लगे इन प्रैक्टिस क्या चीज है। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ज्यादा चलता है। ये आप देखिएगा उसमें ओरेकल हाँ जी, फाइनेंशियल इसमें- बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेड है उसमें, ठीक है। उसमें 16 के 32 के ब्लॉक साइज GL की जो है वो बड़ा ब्लॉक साइज है, हाँ, API की बड़ा हाँ। block अब आप कह रहे हैं 32 के, इसमें 32 के का पैरामीटर नजर तो नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैक्सिमम 32 के तक जा सकते हैं। मैक्सिमम 32 के। अच्छा, अब आपकी जो डिफॉल्ट कैश है वो 8 के की है, जो डिफॉल्ट आपके डेटाबेस का साइज है। तो फिर आप ये पैरामीटर सेट नहीं कर सकते डीबी 8 के, क्योंकि वो ऑलरेडी कवर हो रही है डीबी कैश में। लेट्स से आपकी डिफॉल्ट डेटाबेस का ब्लॉक साइज 16 के है, तो आप 16 से सेट नहीं कर तो सकते। फिर 16 के वाला अलग से पैरामीटर सेट नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी कवर हो गया डिफॉल्ट कैश में, ठीक है ना। सर ये तो इंस्टॉलेशन के दौरान हमसे पूछता है कि के रखनी है। हाँ, डेटाबेस क्रिएशन, यस। वो default डीबी क्रिएशन के बाद आपको बताता है कि आप पूछता है कि आपका ब्लॉक साइज कितना होना चाहिए। ब्लॉक साइज default तेज block नहीं नहीं, नहीं। इंस्टॉलेशन में वो इनकम हो गया। ओके जी, एसक्यूएल एक्सेस एडवाइजर ये आपको रिकमेंडेशन देता है, उसको एसक्यूएल स्टेटमेंट दे सकते हैं, ट्यूनिंग सेट दे सकते हैं, कैशियर में से आप दे सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स दे सकते हैं, स्कीमा का नाम दे सकते हैं। अच्छा जी, इसको जरा रन करेंगे आप। सर ये एक्सेस एडवाइजर वेस्टगेट ट्यूनिंग एडवाइजर एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर सिर्फ ट्यूनिंग क्यूरी से रिलेटेड चीजें आपको बताएगा। एक्सेस एडवाइजर एक्सेस पाथ से रिलेटेड। एक्सेस पाथ क्या होता है कि आपका टेबल कैसे एक्सेस हो, अच्छा टेबल पार्टीशंस में कन्वर्ट कर दें, टेबल को इंडेक्स ऑर्गेनाइज कर दें, टेबल को के ऊपर इंडेक्स लगा दें, वो क्वेरी ठीक है। बताएगा और ये क्वेरी जब करना है तो उसके आगे यस, एक्सेस पाथ बताएगा उसका, Queue में एक्सेस कहाँ से जाके डाल दिया? कैसे ले आना चाहिए डेटा, वो एक्सेस पाथ बताएगा। तो वो ये फिजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा, और वो जो होगा वो Query के design होगा। क्वेरी से रिलेटेड होगा, ठीक है। ये सब उसमें भी तो फिजिकल आया थी जिसमें कि आप उसमें जैसे बनाए। हाँ, वो कुछ चीजें वो भी कवर करता है, कुछ चीजें फिर ये भी कवर करता है। वो ये चीज मैं कल से पूछी, अच्छा, हमने वर्कलोड कैप्चर भी ऑन लगाया हुआ ना। वही 24 घंटे के लिए। हाँ ठीक है। अच्छा, इसके बाद जी एडवाइजर सेंट्रल में आते हैं, एसक्यूएल एडवाइजर्स, उसमें आ गई थी एसक्यूएल एक्सेस एडवाइजर। अच्छा, अब आप इसमें क्या कर सकते हैं कि सिर्फ व्यू कर सकते हैं या रिकमेंड न्यू एक्सेस डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है जी। मैं इसको पता भी न्यू रिकमेंड करें, क्या क्या रिकमेंड करें वो आपसे आगे पूछ लेगा। क्या करें, करंट एंड रिसेंट एसक्यूएल एक्टिविटी करें, या एग्जिस्टिंग ट्यूनिंग सेट ले लें, या आप अपनी मर्जी से कोई टेबल्स के नाम और स्कीमास के नाम देंगे, उसके ऊपर कुछ बना लें। लेकिन हम चाहते हैं कि हम करंट करें। क्या क्या आपको रिकमेंड करें, इंडेक्सेस, मेटलाइज व्यूज एंड पार्टीशन, ठीक है। तो लॉग इसी में आ जाएंगे, मतलब व्यूज में अभी। हाँ, वो इसी में आ जाएगा। कंप्रीहेंसिव एनालिसिस करें, नेक्स्ट करते हैं, इसको करते हैं जी टेस्ट एसक्यूएल। नेक्स्ट करते हैं, सबमिट करते हैं। Date and global. स्पेसिफाइड फील्ड नॉट। अच्छा अच्छा, ये जो उसको टाइम दिया ना, तो टास्क एक्सपायरेशन का टाइम नहीं। नहीं नहीं, ये जो टाइम जो है वो गलत सेलेक्ट कर लेता है एक्चुअली। यहाँ पे दिखाता कुछ और है, सेलेक्ट वो कुछ और देता है, इसको GMP प्लस कर देते हैं। क्लासिफाइड में हाँ, plus five. Yeah.
चलाएंगे तो यूज वो करें। जॉब बन गई ना, सबमिट तो नहीं लेकिन हम जॉब क्रिएट करते हैं। उसको रन करेंगे जो अब ये खुद ही रन हो जाएगी। नाउ रनिंग, ठीक है, रनिंग में है इस वक्त। इसको अगर हम देखेंगे, ये आपको एक्चुअली ये सारी आउटपुट दिखा रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर यहाँ पे आपके पास उसकी डिटेल आ जाएगी। अभी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप उसको देख सकते हैं। अब एक्चुअली सारी एक्टिविटी कैप्चर करेगा, फिर उसकी एनालिसिस करेगा। तो इतनी देर में आगे चलते हैं जरा, ओके, इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। वर्कलोड भी करना होगा। हाँ, वो अभी आगे करते हैं ना। इस पे एसक्यूएल ये रिकमेंडेशन इस तरीके से देगा, हम देखते हैं उनको। ये है जी परफॉर्मेंस एनालाइजर, इसके ऊपर वो सारे हम टेस्ट करके देखेंगे। अच्छा, ये टूल 11G ऑनवर्ड है। एसक्यूएल परफॉर्मेंस एनालाइजर बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और जब से ये 11G में आया, मैंने बहुत सारी जगहों पे इसको काफ़ी रैपिडली यूज होते हुए देखा है। अच्छा, ये क्या करता है कि आप एक वर्कलोड रन करते हैं, उसको कैप्चर कर लेते हैं। जैसे आप उसमें करते हैं जी, वो हमने देखा था डेटाबेस रिप्ले। डेटाबेस रिप्ले में क्या करते हैं, आप वर्कलोड कैप्चर करते हैं और फिर उसको कैप्चर करने के बाद वो आप रिप्ले करते हैं दूसरे इन्वायरमेंट में जाके, ठीक है। आप करते हैं किसी और जगह प्रोडक्शन में, आप उसको कैप्चर करते हैं और ले या टेस्ट करते हैं। आप टेस्ट पे करते हैं। फायदा होता क्या है, वो उतना ही लोड उस पर डालता है सिस्टम के ऊपर जितना प्रोडक्शन में। और ये किस लिए यूज होता है, ये आप कोई भी चेंज करने से पहले स्टैटिस्टिक्स कैप्चर करेंगे, फिर कोई चेंज करेंगे, फिर दोबारा स्टैटिस्टिक्स कैप्चर करेंगे और फिर दोनों की रिपोर्ट निकाल के आपको कंपेयर करके बताएंगे कि चेंज करने से पहले क्या था, चेंज करने के बाद परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चेंज क्या हो सकती है, मेजर चेंज, कोई सर्वर अपग्रेड आपने किया, कोई माइग्रेशन किया आपने, माइनर चेंज, कोई पैरामीटर आपने चेंज किया, कोई साइज चेंज, कुछ भी चेंज किया, ठीक है। कोई एक माइनर चेंज से लेकर मेजर चेंज का काम करने जा रहे हैं सिस्टम के ऊपर, डेटाबेस के ऊपर, कोई अपग्रेड किया, कोई पैच लगाने जा रहे हैं, पैच लगाने से पहले, पैच लगाने के बाद आप वर्कलोड करके देखें। तो ये आपको फिर दोनों की रिपोर्ट निकाल के आपको कंपैरिजन करके देगा कि इस चेंज का इम्पैक्ट क्या हुआ। स्क्रिप्ट्स भी एग्जीक्यूट करना सब, हाँ, ये सब कुछ आपको कर देगा। तो टारगेट यूजर्स कौन से जी, डीबीएस, क्यूएस, एप्लीकेशन डेवलपर्स। क्या करता है, हेल्प्स प्रिडिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ सिस्टम चेंजेस ऑन एसक्यूएल वर्कलोड रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। ये आपको चेंजेस के बाद, चेंजेस से पहले और चेंजेस के बाद के आपको बताएगा, कंपैरिजन करके बताएगा। Builds different versions of SQL workload performance, that is SQL execution plans and execution statistics, executes SQL serially, and analyzes performance difference, and offers fine-grained performance analysis on individual SQL, and is integrated with SQL Tuning Advisor to tune regressions. ठीक है, ये आपको ऑटोमेटिकली SQL Tuning Advisor को भी कॉल कर लेता है, तो आपको सारे रिकमेंडेशन अगर रिग्रेशंस ना हो तो डिसीजन मतलब डिपेंड करता है ना किस तरह का वर्कलोड है, ना हो तो डेफिनेटली वो नहीं करेगा। SQL performance analyzer use cases, SQL performance analyzer is beneficial in the following use cases. डेटाबेस अपग्रेड करने जा रहे हैं, कोई आप ट्यूनिंग की रिकमेंडेशन है वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, स्कीमा की कोई चेंजेस करने जा रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स गैदरिंग करने जा रहे हैं, आपको नहीं आइडिया कि स्टैटिस्टिक्स गैदरिंग से क्या होगा, फायदा होगा कि नहीं, डेटाबेस का कोई पैरामीटर चेंज करना चाह रहे हैं, या कोई ऐसे हार्डवेयर लेवल पे कोई चेंजेस करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ सीपीयूज, मेमोरी ऐड करने जा रहे हैं। एंड इट इज एक्सेसिबल थ्रू एंटरप्राइज मैनेजर एंड DBMS_SQL PA परफॉर्मेंस एनालाइजर पैकेज के थ्रू, ठीक है जी। करता क्या जी, कैप्चर SQL वर्कलोड ऑन प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट SQL वर्कलोड टू आवर टेस्ट सिस्टम। और टेस्ट पे करना चाहिए आपकी मर्जी, नॉर्मली हम नहीं करते, ठीक है। बिल्ड बिफोर चेंज परफॉर्मेंस डेटा, मेक चेंजेस, बिल्ड आफ्टर चेंज परफॉर्मेंस डेटा, एंड कंपेयर रिजल्ट फ्रॉम स्टेप 3 and 5 एंड ट्यून रिग्रेस टेस्ट, ठीक है। जो डेटाबेस रिप्ले में हमने पढ़ा था सर, मतलब उसी का क्वेश्चन है सर। देखिए प्रोडक्शन का हमने बैकअप लिया, जाके टेस्ट सर्वर पे ये शो कर दिया, ठीक है।
अभी उस पर मतलब उसके बाद हम प्रोडक्शन पे और मतलब जो फुली मतलब जो ऑलरेडी रिसोर्सेज चल रहे थे उससे और ज़्यादा लोड उस पर बढ़ा लेते हैं प्रोडक्शन पे, और जाके यहाँ पे स्टेजिंग पे टेस्ट अप्लाई कर देते हैं और उसका बैकअप उठा के दोबारा स्टेजिंग पे अप्लाई कर देते हैं, तब उसके साथ कंपेयर करते हैं। नहीं देखें, जो आपका डेटाबेस रिप्लेयर वो क्या करता है, आपने एक चेंज की है टेस्ट इन्वायरमेंट के ऊपर, उस चेंज को टेस्ट करना है आपने, ठीक है। आपको कहा जाता है टेस्ट करें, आप टेस्ट रियलिस्टिक होनी चाहिए ना, जो प्रोडक्शन पे जाए तो वो काम भी कर सके। अब टेस्ट पे आपके 1000 सेशन हैं, प्रोडक्शन पे आपके 1000 सेशन हैं, टेस्ट पे आपके पास 10 सेशन भी नहीं है, ठीक है, 10 यूजर्स भी कनेक्टेड नहीं है। टेस्ट पे बहुत डिफरेंट तरह के वर्कलोड चल रहे हैं, प्रोडक्शन पे चल रहे हैं, टेस्ट पे आपके पास वर्कलोड ही नहीं है आपके पास। तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन से वर्कलोड कैप्चर करेंगे और टेस्ट के ऊपर वो उसको रीप्ले कर देंगे, तो उतना ही वर्कलोड उस पर डालेगा, उतने ही सेशंस बना लेगा, उतनी वही सारी स्टेटमेंट दोबारा चलना शुरू हो जाएंगी, तो आपके सिस्टम के ऊपर लोड पड़ेगा। उस लोड के दरमियान आप टेस्टिंग करेंगे, रियल टाइम टेस्टिंग होगी, ठीक है। लेकिन आपको कंपैरिजन वगैरह कुछ नहीं बताएगा, वो टेस्टिंग बताएगा आपने क्या करना है, यहाँ से एक रिपोर्ट निकालनी है और एक रिपोर्ट वहां से निकालनी है, कंपैरिजन करना है। जबकि ये क्या करेगा, ये आपको कंपैरिजन खुद ही करके देगा, बिफोर चेंज इम्प्लीमेंटेशन और आफ्टर चेंज की जितने भी कंपैरिजन है वो आपको खुद करके देगा, और फिर आप उस कंपैरिजन वो आपको फिर बताएगा कि यार ये चेंज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इस चेंज का इम्पैक्ट क्या होगा आपके सिस्टम में। मतलब रिप्ले की ये नहीं कि हमारी एक रिपोर्ट है कनेक्शंस की, वो सुनाना अब कोई पैरामीटर चेंज करना नहीं है, ये इसको बढ़ाते हैं, इसको कम करते हैं, और प्रोडक्शन में टेस्ट करेंगे ना यार, वो उसका एक बार लोड इधर ला के उसको करना। तो हम टेस्ट करते हैं, एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं, परफॉर्मेंस एनालाइजर अंडरस्कोर टेस्ट के नाम से मैं यूजर बना रहा हूँ। ठीक है जी, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसे एक टेबल बना लेते हैं। सर आपको उसका स्कीमा का नाम देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, स्कीमा का नाम देना पड़ेगा। ओके। स्कीमा का नाम है जी परफॉर्मेंस एनालाइजर अंडरस्कोर टेस्ट, टेबल का नाम है माय अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स, और प्रेफरेंसेस ना जाए। सर इसमें इक्वल टू ग्रेटर देन लगाना होता है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है जी। अब इस पर कोई क्यूरी चला लेते हैं। क्यूरी चलाने से ये होगा कि वो क्यूरीज उसमें चली जाएंगी आपके प्रॉपर कैशे में, ठीक है, और उसकी बेस पे फिर उसके ऊपर हम बना लेंगे वर्कलोड, उसको कैप्चर कर लेंगे। तो मैं कहता हूँ सेलेक्ट, ठीक है जी।
इसी तरीके से कॉल कर लेते हैं। greater than करने का sign है। ठीक है, कहाँ पे? एक मिनट था उनके साथ में नहीं, ठीक है, बिटवीन के साथ ही ऑब्जेक्ट आईडी हर ऑब्जेक्ट की एक आईडी होती है। आप जो भी टेबल क्रिएट करते हैं या कोई भी एक टेबल नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, टेबल, इंडेक्स, भी सीक्वेंस, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट को एक यूनिक आईडी और कर देता है। सर आज मैं एक डीबी लिंक पे बना रहा था, तो वो प्रोडक्शन पे यूजर है मेरा, नवीन करते हैं उसका नाम, और उस यूजर को एक और स्कीमा है तौसीफ का, उसके ऊपर राइट से मैंने इधर रिपोर्टिंग सर्वर के ऊपर एक डेटाबेस लिंक क्रिएट किया, उसमें कनेक्ट बाय नवीद, कनेक्ट टू नवीद आइडेंटिफाइड द पासवर्ड यूजिंग एक नीचे TNS नेम्स की एंट्री उसके सर्विस नेम दी। ठीक है, अब जब मैं कनेक्ट होता था तो वो कहता था जी इनवैलिड लॉगिन पासवर्ड, मैं उधर जाकर कनेक्ट लॉगिन करूँ तो वो वही भी सही थे, वो नहीं कनेक्ट। अच्छा, उसी तरह की एक और मैंने स्कीमा बनाया है, एक और यूजर की स्कीमा पे, उसको चूंकि राइट नहीं थी उस पर, तो उससे लॉगिन उससे सिलेक्ट करता तो कहता टेबल और विंडोज ना थे, जिसको राइट नहीं वो तो समझ आती है, लेकिन जिसको राइट थी जब उसका उसके नाम से डीबी लिंक क्रिएट करता था तो कहता था इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। ये तो नहीं होता कि हमारे पास ये जो हम यूजर नेम पासवर्ड देते हैं ये रिमोट मशीन का देते हैं ना। देखें, जब डीबी लिंक बनाते हैं ना, दो तरीके हैं डीबी लिंक बनाने के। आपकी डेटाबेस ए है, डेटाबेस ए में रहते हुए डेटाबेस बी को आपने एक्सेस करना है। अब ए में एक यूजर है टेस्ट के नाम से, ठीक है, और टेस्ट यूजर के अंदर डीबी लिंक आप बनाना चाहते हैं, तो उधर भी अगर आप डीबी लिंक में यूजर नेम पासवर्ड देना जरूरी नहीं है, ये याद रखिएगा। अगर उधर भी इसी नाम से यूजर है और सिर्फ उसका वही पासवर्ड है, तो आप जिस यूजर के अंडर डीबी लिंक बना रहे हैं आप क्रिएट डीबी लिंक का नाम यूजिंग और आगे बता देंगे, तो वो करंट यूजर वो ये देखेगा कि इसी नाम से हमारे रिपोर्टिंग उसमें नहीं है, तो हमने फिर वो हाँ, फिर आपने क्या करना है, आपने फिर क्रिएट डीबी लिंक का नाम कनेक्ट टू उस यूजर का नाम आइडेंटिफाइड बाय उसके पास उसका पासवर्ड यूजिंग और सिंगल कोट्स में TNS एंट्री का वो जो नाम है, किया सर, मुझे समझ नहीं आया, मैं बड़ा बगैर डीबी लिंक के आप कनेक्ट हो जाते हैं। बगैर डीबी लिंक नहीं इस कनेक्ट मशीन से होता। मैं कर रहा नहीं, आप अगर यहाँ से रहते हुए मैंने एक और डीबी लिंक ऑलरेडी बना हुआ था ना, हाँ। वो किसी और यूजर का था उसके नाम से, उस यूजर को स्कीमा पे राइट्स नहीं थे, तो मैंने चूंकि उसको एक्सेस करना था स्कीमा को, उसके लिए मैंने नया डीबी लिंक बनाया जिसमें वो यूजर बनाना था, वो ना बनाया वो। नहीं, देखिए, आप अगर ये करते आप SQL क्लास रिमोट डेटाबेस इन्वोक करते और आपने जो नया यूजर बनाया उसका नाम उसका पासवर्ड @ उसकी TNS एंट्री देते, कनेक्ट हो जाता है। मैंने TNS एंट्री नहीं चेक की, TNS एंट्री तो मैं वो यूज कर रहा हूँ जिसको यूज करते हुए पहले क्या पता वो TNS एंट्री किसी और को पॉइंट कर रही हो, लाइव नाम रखा होता है, ये तो ये है, वही किया है। पॉइंट TNS पिंग करके देखें, उसमें IP देखें, डेटाबेस का नाम देखें कि ये मैंने TNS बार कर दी, मैंने कहा यार लाइव नाम है, अब्रॉड नाम था, हाँ, नहीं हो मैंने सकता कहा है इस प्रोडक्ट पॉइंट कर दिया। थोड़ी जाती है। अच्छा जी, ये डिफरेंट हमने क्यूरीज चलाई हैं। क्यूरीज मैं देखिए ऑब्जेक्ट आईडी का कॉलम मैंने यूज किया है, इसमें कोई इंडेक्स नहीं लगा हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ जी, एक वर्कलोड कैप्चर करता हूँ, परफॉर्मेंस के टैब पे जाएंगे और SQL ट्यूनिंग सेट्स में जाएंगे, क्रिएट करते हैं और ट्यूनिंग सेट का कोई नाम दे देते हैं, इसको बताऊँ जी PA अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर सेट, ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं, इसमें मैं क्या करता हूँ जी, लोड SQL स्टेटमेंट्स 1 टाइम ओनली, वो मुझे बार बार ना कहते थे, वो 1 टाइम ओनली, ठीक है। और कर्सर कैशी में से, कर्सर कैशी का मतलब है आपकी
लाइब्रेरी कैशे को कर्सर कैशे भी कहते हैं, ठीक है, वहाँ से जाके ले लें। अच्छा, अब यहाँ पे आप बताएंगे कि कौन सी स्टेटमेंट्स उठाए। तो स्टेटमेंट पार्सिंग स्कीमा कौन सा था, हमने बनाया था PA_, टेस्ट के नाम से यूजर बनाया था, ये टेस्ट ही था ना। और SQL स्टेटमेंट्स में हमारे पास क्या था, नहीं उसमें था my_, ऑब्जेक्ट के नाम से टेबल था। हम चाहते हैं कि ये सिर्फ टेबल हो तो उसकी स्टेटमेंट, हाँ सेलेक्ट तो बहुत सारी होंगी ना फिर, नहीं वो उसकी भी तो चल रही है अपनी इंटरप्राइज में नहीं, ठीक है, तो फिर वो भी इशू हो जाएगा। तो आपने सिर्फ ये करना है। तो माई ऑब्जेक्ट्स का मैंने किया जी, इसको नेक्स्ट करते हैं, बाकी को रिमूव कर देते हैं, बैक करते हैं। बाकी ये जितने हैं ना आपका ये SQL ID और ये इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये हमने क्योंकि लगाया नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं, इसको भी नाम दे देते हैं जी, क्रिएट STS_PA। नहीं अभी करेंगे ना, उसके बाद अभी रन करेंगे, वो कैप्चर कर लेगा, स्टेटमेंट जीतेंगे। STS_PA मैंने इसका नाम रखा है। नेक्स्ट करते हैं और सबमिट करते हैं। ये जॉब का नाम था एक्चुअली, व्यू जॉब्स डिटेल्स देखते हैं, सक्सीडेड, ठीक है जी। ये काम हमारा हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली एक सेट बनाया, अभी हमने ट्यूनिंग सेट बनाया, उसने उस स्टेटमेंट्स कैप्चर कर लिए होंगे। ट्यूनिंग सेट्स में दोबारा जाते हैं और देख लेते हैं स्टेटमेंट सही कैप्चर किए कि नहीं। समझ आ रही है ना, ये ना हो कि आपको समझ ना आ रही हो और मैं ऐसे चल रहा हूँ, तो जहाँ पे ना समझ आए मुझे बताइएगा। स्टेटमेंट दिखाए, ये देखिए, अच्छा ये सारे स्टेटमेंट्स उसने कैप्चर कर लिए जो हमने रन किए। अच्छा, कुछ ये नो पैरल नहीं है उसका अपनी, हाँ ये कोई इंटरनल थी ना जो हमने स्टैटिस्टिक्स गैदर किए थे, वो भी उसने कैप्चर कर लिया। अब यहाँ से अगर इनको डिलीट करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, लेट से डिलीट नहीं करते। अच्छा, इसमें आ जाते हैं, इसमें आएंगे जी हम सॉफ्टवेयर एंड सपोर्ट के अंदर, इसमें जी परफॉर्मेंस एनालाइजर की तरह SQL परफॉर्मेंस एनालाइजर, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ये भी डिग्री प्ले के साथ ही आ रहा है। हाँ बिल्कुल, हाँ मतलब ये दोनों क्योंकि ये ऑप्शन यूज करते हुए, हाँ गाइडेड वर्कफ्लो इसको हम देंगे। अब अपग्रेड नहीं कर रहे, एक्स्ट्रा डाटा सिमुलेशन नहीं कर रहे, पैरामीटर चेंज नहीं देख रहे, हम एक गाइडेड वर्कफ्लो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या होगा जी, क्रिएट SQL परफॉर्मेंस एनालाइजर टास्क बेस्ड ऑन SQL ट्यूनिंग सेट, इसको करते हैं एग्जीक्यूट, इसको टास्क का नाम दे देते हैं, मतलब ये जो ये इसका जो SPA का टास्क है, ठीक है, उसको कोई नाम दे देंगे हम। इसको मैं नाम दे देता हूँ जी SPA ठीक है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम मैं इसका नाम देता हूँ ट्यूनिंग सेट का। ट्यूनिंग सेट हमने अभी क्रिएट किया था ये टेस्ट सेट के नाम से, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। और पहला काम हो गया जी, हमने क्या किया कि एक टास्क क्रिएट कर लिया, हाँ जी बिल्कुल। तो अब मैं क्या करूँगा, अब एक टास्क क्रिएट करने के बाद मैंने एक स्लाइड, हाँ मैं इसको क्लिक करता हूँ और ट्रायल का एक नाम देता हूँ, यही नाम ठीक है जी। मैं बल्कि इसको नाम देता हूँ जी बिफोर चेंज। बिफोर चेंज इसको अनलिमिटेड टाइम दे देते हैं जी। वो एक्चुअली जब ये एग्जीक्यूट करेगा और उनके सारे टाइम नोट करेगा पर सीक्वल, ठीक है। सारी क्यूरी एग्जीक्यूट करके उनके टाइम अपने पास नोट करेगा। और ये चेक कर लेते हैं ऑप्शन और इसको सबमिट कर देते हैं। अभी क्या करेगा जी, क्यूरी से एग्जीक्यूट करेगा और जब ये टिक हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे।
ठीक है जी। अब हम चेंज करेंगे सर। नहीं अभी चेंज नहीं करेंगे, चेंज तो उसमें करेंगे। ऐसा देखें ना पहले हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चेंज करके टर्न शुरू। हाँ इसको रन करके ना, रन करके उसके दौरान हम चेंजेस करेंगे। ठीक है यार सर हम चेंज क्या करेंगे? हम इंडेक्स statistics generate कर लगाएंगे, दिए। इंडेक्स लगा लेंगे और स्टैटिस्टिक्स अपडेट कर लेंगे, फिर दोबारा चेंज करके देखेंगे। ठीक है। क्रिएट एसक्यूएल ट्राइन इन अ चेंज इन्वायरमेंट। तो चेंज है environment को, हाँ change के बाद चेंज अभी वो सिर्फ नाम दे दे, तो मैं एग्जीक्यूटिव में करूँगा जब मैं कर लूँगा। After change है। मैं इसको करता हूँ आफ्टर चेंज, इसको भी अनलिमिटेड करते हैं। सर ये बड़ा अच्छी चीज़ है क्योंकि वहाँ पर मीटर देने के मतलब वही पागल ही हो जाएगा। हाँ मैं क्या करता हूँ साथ ही यहाँ पे इंडेक्स भी लगा लेता हूँ। आईडी हाँ जी एक ही इंडेक्स लगाएंगे, माई ऑब्जेक्ट आईडी के ऊपर लगाएंगे। जो वो सारी जो क्यूरीज जितनी भी है ना, सर ये फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो उसकी स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो जाते हैं। कंप्यूटर आगे लिखते हैं, कंप्यूटर हो जाएंगे। अदरवाइज मैं क्या करता हूँ एग्जीक्यूट automatically index class। टेबल पे लगा लेते हैं। कितनी रोज है सर इसमें? 5000 से कुछ नहीं। सर यूजर कुछ नहीं देंगे सिंगल बोर्ड? नहीं आप अगर सिंपली यूजर देते हैं तो वो करंट इन्वायरमेंट से यूजर उठा लेते अच्छा हैं। यूजर वेरिएबल है। हाँ यस सर। और इसको आप अगर आप कैस्केड पे लगा दें, कैस्केड ट्रू कर दें तो क्या होगा, इंडेक्सेस पे भी कर देगा। अच्छा ये इजी ठीक है जी। अच्छा हमने ये Cascade to and index के business stats। हाँ मतलब इस टेबल के सारे इंडेक्सेस के ऊपर लगा देगा। अगर अब आप हम दोबारा स्ट्रक्चर आएंगे। हाँ जी अब मैं वो इसको चला चला सबमिट करता हूँ और ये स्टेटस सर इसमें ये पूछनी अगर हमने इसमें इंसर्ट की स्टेटमेंट लगाई थी वो इंसर्ट भी करेगा साथ में एक्चुअल? हाँ वो स्टेटमेंट्स कैप्चर कर लिए ना, ये- वो रिवर्ट बैक कर देगा, वो तो कोई मसला नहीं। अच्छा, वो- हाँ आप टेस्ट इन्वायरमेंट के ऊपर वैसे आप कर, ये तो आप टेस्ट इन्वायरमेंट के ऊपर सारा काम कर रहे हैं ना, लेकिन वो रिवर्ट कर देगा। ठीक है। अच्छा ये हमने इसको Compare step 2 and 3। कंपेयर करते हैं, इसको बिफोर चेंज और आफ्टर चेंज को कंपेयर करें और टाइम की बेस पे करें, सबमिट करते हैं। सर फिर क्या कहते हैं कंपैरिजन के बाद? टाइम बेस्ड हो सकता है, वो आईओ बेस्ड हो सकता है, मेमोरी बेस्ड हो सकता है, डिफरेंट ऑप्शन हो सकता View trial comparison ठीक है। for elapsed टाइम पहले तो तकरीबन एक कितना फर्क पड़ 1.2 सेकंड और ये अब लेस देन है। या ऑलमोस्ट 1 statement effect हुआ। नहीं ये एसक्यूएल काउंट है सर। हाँ ये नहीं ये टाइम है ना, ये क्यूरी 1 है, क्यूरी 2 है, Elapsed time उसी को statement count है। ये तो ये स्टेटमेंट काउंट है। हाँ ये जो आपका है, Elapsed time है। हाँ इसमें लैप्स टाइम दोनों का बता रहा है। इसका देखें ये 1 पॉइंट 1% effect हुआ। हाँ थोड़ा सा फर्क पड़ा है, इसको 1% इम्पैक्ट हुआ है क्योंकि ये आपका डाटा ही बहुत थोड़ा था ना। हाँ। अदरवाइज ज़्यादा डाटा होता तो आपको बहुत ज़्यादा ही आपको दिखाता। और ये देखें यहाँ पे आपको ये टाइम बता रहा है कि ये आपका नेट इम्पैक्ट ऑन वर्कलोड 1.2% यहाँ पे बता रहा है। अदरवाइज ये मतलब ये यहाँ पे तो बहुत थोड़ा है। नेट इम्पैक्ट ऑन एसक्यूएल परसेंटेज 99% देखें ये फर्क पड़ा है क्यूरीज के ऊपर। एक्चुअली आपके पास डाटा बहुत थोड़ा है, अदरवाइज अगर आपके पास ये डाटा यूज होता तो आपको ये बहुत ज़्यादा फर्क आपको पता चलता कि इससे क्या फर्क पड़ा, स्टेटमेंट काउंट से क्या मतलब है? कितनी स्टेटमेंट्स उसने रन की हैं। ठीक है, कौन सी वो रैंडमली स्टेटमेंट्स ले लेगा, उनके ऊपर आपको डिटेल्ड एनालिसिस भी ले सकते हैं हम। मतलब इतनी स्टेटमेंट इंप्रूव हुई है या नहीं? यस बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और इसको ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है और आगे ये यूज़ हो रही है, डेफिनेटली आगे बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। फॉल्स क्यों, रीजन भी बताएं।
क्योंकि आपका सिक्योरिटी यूनिट बदल जाए ऑटोमेटिक मेंटेनेंस टास्क के अंदर आ जाता है। यस, वो रात को डेली चल जाता है, तो आपको जरूरी नहीं है कि हर दफा मैनुअल करना पड़े। ठीक है, यस बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। ठीक है जी। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसमें टूल्स ऐसे सारे यूज हुए जो कि आगे इस्तेमाल